ओके बच्चों, तो पॉइजन्स रेशो कंटिन्यू करो। बेटा ये इन्होंने एक रेशो निकाला, एक लॉन्ग रॉड को जब खींचा ना, तो देखो जब भी आप खींचोगे तो क्या होगा, रेडियस पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लाता हूँ तो ऑटोमेटिकली लेटरल स्ट्रेन में भी चेंज आएगा। लेटरल स्ट्रेन मतलब रेडियल, रेडियस क्या लॉन्ग चेंज आएगा। और उल्टा करो, कंप्रेस करो तो भी चेंज आएगा। आप अगर खींचोगे तो रेडियस कम हो जाएगी, कंप्रेस करोगे रेडियस बढ़ जाएगी, ऐसा ही होता है। तो इन्होंने इसका ही रेशो निकाला। तो पॉइजन्स रेशो कई लोग म्यू से डिनोट करते हैं, कई लोग वी से डिनोट करते हैं। तो आपकी इच्छा, आप जिससे डिनोट करना चाहो, मेरे हिसाब से म्यू सही है। तो लिख लो इसका फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखो डेल्टा आर बाय आर बोल दो या डी एल बाय एल बोल दो, लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, ये रेशो हमेशा खुद ही नेगेटिव आने वाला है। सोचो, अगर एल बढ़ रहा होगा तो डेल्टा एल पॉजिटिव आएगा, लेकिन डेल्टा आर नेगेटिव आएगा। क्यों? फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, यही करते हो ना हमेशा। तो एक क्वांटिटी बढ़ेगी, दूसरी हमेशा कम होगी, कॉमन सेंस है। तो इसलिए पहले से इन्होंने रेशो माइनस लगा रखा था कि ऑटोमेटिक आंसर क्या आ जाए, प्लस का। लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वैसे एक्चुअली में ये निकालने का तरीका तो कुछ और होता है, बट ठीक है, एक छोटे रेशो पे अपन ये कह सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, अ मेटल वायर 2 मीटर लॉन्ग, a metal wire 2 meter long is suspended from a ceiling when a mass is hung when a mass is hung at its lower end the increase in length recorded 1 centimeter. Determine the strain in the wire. बहुत आसान फालतू क्वेश्चन, डेटा रखो और आंसर निकालो। स्ट्रेन इन द वायर, 1 सेंटीमीटर। डन, मैं सॉल्व। बहुत फालतू क्वेश्चन था, क्या आंसर आया? चल,
तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास डेटा गिवन है बेटा, लेंथ दे रखी है L इज इक्वल टू 2 मीटर, और इन्होंने चेंज इन लेंथ भी दे दिया आपको, यानी डेल्टा L दे दिया कितना 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब मुझसे स्ट्रेन पूछा गया था, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू एप्साइलन डेल्टा L बाय L। तो कितना आ गया बच्चों ये 10⁻⁻2 अपॉन 2, इसको सॉल्व करोगे 0.5 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हो, और यू कैन राइट इट एज 5 इंटू 10⁻⁻3। यूनिट होती नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, सिंपल। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, चिंता मत करो, आसान आसान चलेंगे। एक घंटा और रुक जाओ, फिर मैं बोल दूंगा। एक बात बताओ, उधर खुद ही परेशान होने के लिए बैठते हो ना, इधर बैठो ना सामने, डायरेक्ट हवा आती है एसी की, फिर क्यों परेशान होते हो उधर जाकर? हाँ, क्या करते हैं? अच्छा, कितने बुरे आए? कितने? 70 में से पासिंग मार्क्स 26 थे, 24। वेरी गुड, पास हो गए, बहुत बड़ी बात। कल पीटीएम है, कल तो घड़ी मिलने वाली है हैं? फिजिक्स में ऐसे ही होता है बालक। हाँ, बाकी पढ़े हुए चैप्टर में से अगर मार्क्स कटे तो गलत है। हाँ, मार्क्स वाक्स नहीं बता रहे? बता दिया, लूट। कितने कितने है टोटल? इसमें फुल छुट्टियाँ मारी थी, तो इसके तो फुल आउट ऑफ फुल होंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। कितने आए? ये बाद में क्या होता है? अभी बताओ, खुला इंसल्ट होना चाहिए सबके सामने, ऐसे थोड़ी। अभी उससे पूछूंगा, देखो। हाँ, 70 में से, 100 में से? सेवेंटी में से ना, 52 इधर, 40, 54। तो बहुत बढ़िया नंबर है यार, फिर क्यों मुंह लटका के बैठे हो? तुम लोग क्या सोच के बैठे थे, फिजिक्स में तुम्हारे फुल आउट ऑफ फुल आएंगे क्या? कहाँ चल रहे हो बेटा? लिखना पड़ेगा, आदत डालो लिखने की, ऐसा थोड़ी होता है। क्या चीज़? अच्छा, फुल आउट ऑफ फुल किसके आए, और मैक्सिमम मार्क्स कितने आए? 62। और वो बच्चा कहाँ पढ़ता है? सर के पास। तो दैट्स वेरी ग्रेट, हो ही नहीं सकता है। नहीं, 54 53 मेरे हिसाब से बहुत सही है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बुरे नंबर नहीं है। हाँ, इसको मैं ख़राब नंबरों में नहीं गिन रहा, ठीक है, क्योंकि इसमें वो चैप्टर्स भी आए थे जो तुम लोगों ने नहीं पढ़े हुए। तो घर से बस, तो फिर देखते हैं। मेरा नंबर है तुम लोगों के पास? कॉलिंग नंबर मैंने कहाँ दे रखा है? वो व्हाट्सएप नंबर, उस पर कॉल नहीं होता।
हाँ वो है तो सही, लेकिन वो मालूम नहीं है जल्दी, ज़्यादा बच्चों को पता नहीं है। कॉलिंग नंबर भी है बट मैं थोड़ा बहुत भड़का दूँ चलेगा ना? थोड़ा और घुमाओ नैनीताल। क्लास की छुट्टियां मार रहे हैं, आ नहीं रहे, ये सब मैं बोलूँगा। चलो, अब मनस्वी के लिए तो भाई साहब एक बार फ़ोन आ जाए घर से, फिर देखो। फिर तो बताऊंगा इसकी क्लास का एक और बच्चा है, उसके 65 मार्क्स हैं, फिर मैं ये बोलूँगा। क्या? अरे मैं तो यहाँ पर बोलूँगा, कोचिंग में एक बच्चा है उसके हैं इतने। वो मेरे को पता है ना, आपको पता है, घर पे थोड़ी पता है। सर झूठ बोलेंगे क्या? चलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टू स्ट्रेच्ड cables both experience the same stress। आप आलोक सर से बात करा देना, ठीक है? ना 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 ना, सर संभाल लेंगे, सीरियसली बोल रहा हूँ। सर कुछ नहीं बोलेंगे, मार्क्स से बता दो, सर बहुत तारीफ ही करेंगे, तो देख लेना तुम लोग। मैथ्स में कितने? देखो मेनली सारे चैप्टर्स तुम लोगों के पढ़े हुए नहीं थे मेरे हिसाब से। एग्जाम में जो तुम लोग क्या है, सारे पढ़े हुए थे क्या चैप्टर्स? रोटेशन वगैरह तो अभी पढ़े हैं ना। और आपके क्या चीटिंग से आए नंबर, कैसे लेके आए हो? अच्छा बग, हाँ। क्या है? बोलूँगा, मेरे को तो बता रहा था ये कि फर्रे लेके गया था तो इतने आए सर, वरना तो ये भी नहीं आते। चलो आगे चलते हैं। टू स्ट्रेच्ड केबल बोथ एक्सपीरियंस द सेम स्ट्रेस। The first cable has a radius of the first cable has a radius of 3.5 into 10 to the power minus 3 meter -3 मीटर, 3.5 गुना 10 की घात -3 ऋणात्मक 3 मीटर्स, ठीक है? एंड इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेचिंग फोर्स ऑफ 270 न्यूटन, 270 न्यूटन। थ्री का क्यूब इंटू 10, 270, 3 to the power 3 into 10 न्यूटन। The radius of second cable is 5.1 into 10 to the power minus 3, 5.1 into 10 to the power minus 3 meter, meter. Determine the stretching force on second cable. करोगे ट्राई, मैं करूं? ओके, ऑन सेकंड केबल। अभी ज़रूरत लग रही है पंखे की? हम्म,
वो तो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसका इससे कोई इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। क्या बेटा 469? नहीं बेटा, मुझे लग रहा है कि आपने जल्दीबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक किया, वापस ट्राई करो। अच्छा, आपको दे रखा है कि पहले वाले का जो स्ट्रेस होगा वही दूसरे वाले का भी है, तो अगर मैं पहले वाले का स्ट्रेस निकालूं सिग्मा 1, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया होता, जिसको मैं लिख सकता हूँ 270 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो 270 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू रखना 3.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ये निकाल लेना जो भी वैल्यू आए। फिर दूसरी सॉल्व करना। दूसरे में क्या क्या गिवन है आपको? F2 पूछा गया है, R2 आपको गिवन है आई गेस 5.1 इंटू 10⁻³ मीटर, ये दे रखा है। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 आपको पता है, तो ये सॉल्व करी हुई वैल्यू यहाँ रखना और सॉल्व कर लेना, आंसर निकल जाएगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा गधापंती ना करके डायरेक्ट सॉल्व कर लो ना। इसको कौन कह रहा है सॉल्व करने के लिए? 270 बाई पाई आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁶ लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू यहाँ पर F2 रहने दो, नीचे पाई 5.1 इंटू 5.1 इंटू 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ से 10⁻⁶, पाई से पाई गुजर गया। अब चाहूँ तो मैं काटापीटी कर सकता हूँ, बट ठीक है। 270 इंटू 551 इंटू 51 अपॉन 35 इंटू 35 लिख दिया मैंने। क्यों चाल पॉइंट से पॉइंट काट दिए। मेरे हिसाब से सबको सॉल्व करना आता ही है ना? सबको आता है ना सॉल्व करना? करो। मैंने आंसर निकाल दिया, देखो अप्रॉक्सीमेटली 570 न्यूटन। गलत बात है, क्यों भाई? हाँ सही है ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अभी धीरे धीरे जोश ठंडा होगा बेटा, देखते चलो। कोई बात नहीं, अप्रॉक्स निकाल दिया ना मैंने 570 न्यूटन। समझ में आया हाँ या ना? इजी। अगला क्वेश्चन,
अच्छा डायरेक्ट डेटा लिखो, जो मैं बता रहा हूँ पहले लिखो। ये छाप रहे हो क्या? छाप लिया सबने? अच्छा, तो लिखो W1 इज इक्वल टू 600 न्यूटन, 600 न्यूटन, बताऊंगा बाद में कौन सी चीज़ क्या है। W2 इज इक्वल टू 6000 न्यूटन, 600 और 6000, 600 है W1, 6000 है W2। लिखो A1 10 mm स्क्वायर, 10 मिलीमीटर का स्क्वायर, A2 1000 मिलीमीटर का स्क्वायर। अब पूछा गया है कि दो वायर्स हैं, दोनों पे इतना इतना वेट सस्पेंड कर रखा है, तो बताओ कौन से वायर में स्ट्रेस ज़्यादा होगा। कोई मेरे को पत्थर वत्थर दो कुछ। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? मैं बताऊँ भी? बेवकूफ़, कोई मत बताना, इसको कटने दो इसके मार्क्स। और कोई बताओ तो गलत बताना। ऐसी चीज़ें कोई पूछा करे ना तो हमेशा ये ध्यान रखो, गलत बताया करो, जानबूझ के गलत बताया करो। ये फिक्स रखो, अगर दोस्ती निभानी तो गलत बताओ, दुश्मनी निभानी है तो सही बताओ। बेटा ये कब याद करोगे ये बताओ? गुड। लास्ट टाइम बता रहा हूँ 10⁻³ पागल हो गया? स्ट्रेस डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन है डायमेंशनलेस। क्या यार ऐसी बेकी बेकी सी बातें कर रहे हो? ओके श्रीधा, देखते हैं अभी। तो बेटा पहले वाले में 60 × 10⁻⁶ आ रहा होगा और दूसरे में 6 × 10⁻⁶। कौन सा ज़्यादा? 60 वाला, स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है उसमें, ठीक है। तो कौन ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है? फर्स्ट वायर। क्या स्ट्रेस किस में ज़्यादा? फर्स्ट वायर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बल्क मॉड्यूलस और वॉल्यूम स्ट्रेस। बल्क, BULK, बल्क, बुल्क नहीं है बेटा, बल्क। हाँ, स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस। एक बात बताओ, एक क्यूब है, उसे मैं पानी के अंदर डुबा रहा हूँ, डुबाए जा रहा हूँ, डुबाए जा रहा हूँ, डुबाए जा रहा हूँ, 10,000 फीट की गहराई पे ले गया, क्या होगा? अब थ्रस्ट तो लग ही रहा होगा, शुरू से ही लग रहा होगा यार। कुछ होगा उसके अंदर, चेंज दिखेगा? यस, कंप्रेस होने लग जाएगा वो। आप लोगों ने अगर एक न्यूज़ सुनी होगी कुछ टाइम पहले की थी, वो टाइटैनिक देखने गए थे कुछ लोग, सबमरीन इम्प्लोड कर गई, इम्प्लोड कर गई सबमरीन। इम्प्लोड मतलब पिचक गई।
क्योंकि वाटर में जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे लोड बढ़ता जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ता जाएगा, और वो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप बस इतना सा समझ लो कि जो नॉर्मल सबमरीन्स होते हैं ना, फाइटर सबमरीन्स, वो भी 1000 फीट तक नहीं जाती गहराई में, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। और आपको पता है विद इन अ सेकेंड उन लोगों की चटनी बन गई, इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, उनको ये भी नहीं पता चला मर गए, बस ख़त्म, इम्प्लोड। एक्सप्लोड नहीं हुआ था, कई लोग एक्सप्लोड बोलते हैं, इम्प्लोड हुआ था, वो पिचक गया था, चटनी बन गई लोगों की, दावत हो गई शार्क की। ऐसा शार्क वगैरह इतनी डेप्थ में नहीं जाते, बट हाँ ठीक है। तो वहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, इम्प्लोड। तो अगर मैं क्यूब को डालूंगा तो वो भी हर तरफ से प्रेशराइज होगा, और क्या उसका वॉल्यूम कहीं ना कहीं श्रिंक कर जाएगा, थोड़ा सा भी कंप्रेस करोगे श्रिंक करेगा। तो बस यही कहानी क्या कहलाती है, बल्क मॉड्यूलस। चलो, तो पहले थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह अगर देखते हैं, लिखना है तो लिखो। व्हेन अ कंप्रेसिव फोर्स is applied along all the dimensions of या 3 डायमेंशन ऑफ बोल सकते हो, 3 डायमेंशन ऑफ अ सॉलिड द वॉल्यूम compresses या सॉलिड compresses। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात करते हैं, अब इसमें कुछ पॉइंट्स वाइज लिखते जाओ। पहला पॉइंट लिखो, इट अकर्स इन सॉलिड कॉमा लिक्विड एंड गैस, तीनों में होता है ये। ठीक है, सोचो गैस में तो बहुत ज़्यादा होता है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप कंप्रेस कर सकते हो, आपकी गाड़ी के पहियों में भर के रखते हो, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, सॉलिड बहुत कम कंप्रेसिबल होता है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि आप बैठ गए, क्या कुर्सी का वॉल्यूम कम हो गया, हुआ तो है, लेकिन इतना कम हुआ है जो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, नेग्लिजिबल हुआ है। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ फ्लूइड्स only bulk stress can be found। देखो सॉलिड में मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकाल लिया, कितना लेंथ बढ़ रहा है, फ्लूइड में भी निकाल पाओगे क्या? लिक्विड है मान लो, निकाल सकते हो कितना इलॉन्गेट होगा? नहीं निकाल सकते, सिर्फ उसकी कंप्रेसिबिलिटी चेक कर सकते हो। कंप्रेसिबिलिटी मतलब अपोजिट ऑफ बल्क मॉड्यूलस, कंप्रेस करना। ठीक है, क्या ग्लास? तो बेटा ग्लास के लिए मैंने बोला था सुपर कोल्ड लिक्विड है वो, एग्जैक्टली नॉट लिक्विड, वो सॉलिड जैसी प्रॉपर्टी भी शो करता है ना, ये समस्या है उसके साथ। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी इससे वॉल्यूम में चेंज आता है, डेंसिटी में चेंज आता है, बट अगला लिखो, बट शेप रिमेन्स सेम। शेप चेंज नहीं होता बॉडी का। अब ऐसा कहते, अभी समझाता हूँ, ठीक है, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे क्यूब था, बड़ा था, छोटा हो गया, श्रिंक कर गया, बस सिंपल। ठीक है ना, शेप रिमेन्स सेम। नेक्स्ट पॉइंट, डिफॉर्म, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस चेंज हो गए हर तरफ से, कम हो गए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट,
deforming force is applied normal to the surface at all points next point, area for calculation of stress अच्छा स्ट्रेस निकालने के लिए अपन फोर्स पर यूनिट एरिया पढ़ते हैं, तो यहाँ कौन सा एरिया लेंगे? अभी तक तो क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे थे, अब क्या करें? तो पूरा सरफेस एरिया ले लेंगे इस बार, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना? तो एरिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस इज द कंप्लीट सरफेस एरिया perpendicular to the applied applied forces. अब एक गजब की बात बताऊंगा, इसको स्टार मार्क करके लिख सकते हैं इस पॉइंट को। इट इज इक्वल टू हाँ लास्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इक्वल टू change in pressure because change in pressure is responsible for change in volume. अच्छा, कभी आप लोगों ने लाइफ में ऐसी हरकत की है, एक बलून को फुला दो और जाके फ्रीज़र में रख दो? नहीं किया? आज करके देखना, एक बलून को फुला दो और फ्रीज़र में रख दो, अच्छे से बांध लेना पहले, अरे नहीं पड़ेगी मार, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फ्रीज़र में क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, और निकाल के बाहर रख दो, ऑटोमेटिक फूल जाएगा। तो किसी के सामने मैजिक दिखाना हो कि देख मेरे पास कैसा मैजिकल बलून है, फ्रीजर से निकाल के लाना, रख देना, देख तुम्हारी बलून से हवा निकलती है, मेरे में हवा बढ़ती है, ऑटोमेटिक फूल गया मेरा बलून। ठीक है, हाँ हाँ कर सकते हो, करके देखना। हाँ, तो किसी को भी मैजिकल बलून दिखा सकते हो। उसी सेम साइज पे होगा। तो पहले जब तुम उसके सामने फ्रीजर से निकाल के लाओगे तब तो उसे छोटा सा दिखेगा ना, थोड़ी देर रख देना, देखना तुम्हारा बलून बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। नहीं तो उसका भी तरीका है, तुम ओरिजिनल साइज ठंडे एयर से कर दो, ओरिजिनल साइज जब फुला रहे हो ना वो ठंडी हवा से भर दो। अब प्रॉब्लम ये है, तुम ठंडी हवा कहाँ से लाओगे? बहुत सिंपल है। हाँ नहीं, ड्राइस तो खैर बलून को डैमेज कर सकता है ना, ना 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 ना, तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। एक अच्छा तरीका बताता हूँ तुम लोगों को, जो तुम लोग कर सकते हो, मैं वैसी चीज़ बताना पसंद करूँगा ना। पाइप से पाइप से फुलाना पड़ेगा तुम्हें उसे। क्या? नहीं नहीं नहीं, पाइप से फुलाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ ना, वो चीज़ें करो जो तुम लोग कर पाओगे, मैं वैसा तरीका बताऊँगा जो घर पे कर सकते हो। तो एक थोड़ा सा लंबा सा पाइप लेना और एक बाल्टी में ऐसे पानी भर के, और जैसे ये पाइप का वन एंड है ऐसे करके डुबा के, और दूसरे एंड से तुम्हें बलून फुलाना है, ठीक है? और इसमें रखोगे पानी और खूब सारा बर्फ, ठीक है? और यहाँ से फूंक मारोगे अब, तो उसमें ठंडी हवा जाएगी, बिल्कुल ठंडी हवा जाएगी। एंड देन आफ्टर क्या होगा कि फूंक मत मारो, तो वो पंप है ना, पंप से भरना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन आफ्टर क्या होगा, बलून फुला के रख दो, थोड़ी देर बाद वो बलून फूलना शुरू करेगा और वो खुद ही एक्सप्लोड करते जाएंगे सारे बलून्स, मैक्सिमम तक फुला के रख दो तो खुद ही थोड़ी देर में एक्सप्लोड करते जाएंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन है, ये हो क्यों रहा है?
अच्छा एक बात बताता हूँ, गजब की बात बताता हूँ। क्या? किससे भरा होगा? अक्षिता, अच्छा। अच्छा टीचर्स डे पे तुम लोगों ने देखा होगा। सही में, सीरियसली? चल, तो एक्चुअली में सोचो, जब भी बलून फूला हुआ था ना बच्चे, जैसे कोई बलून था और ये फूला हुआ था, तो बेटा एक्चुअली में यहाँ पर एक प्रिंसिपल काम कर रहा होता है। एटमॉस्फेयर इसको कंप्रेस कर रहा होता है, कंटिन्यू कंटिन्यू एटमॉस्फेयर कंप्रेस कर रहा होता है इसे। पर ये एक्सपेंड क्यों नहीं करता? देखो, सेम प्रेशर आपने अंदर भरा है इसके, सेम प्रेशर आपने अंदर भरा है, जिस पॉइंट पर प्रेशर इक्वल हो जाता है ना, वहां पर आकर ये रुक जाता है। ठीक है, अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर हो जाता है, ये रुक जाता है अपने पॉइंट पर। फिर क्या किया आपने, जब ठंडा किया ना, तो ठंडा किया तो इसके एटम्स ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इनके बॉन्ड लेंथ्स कम होने लग जाएंगे। ठीक है, आप वैसे सबसे नेचुरल वे में आपको समझाऊं तो इसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मेल्ट डाउन हो जाता है। तो अब अंदर वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो इसका प्रेशर भी रिड्यूस हो गया, प्रेशर इसका रिड्यूस हो गया, तो एटमॉस्फेयर ने इसे कंप्रेस करना शुरू कर दिया, एटमॉस्फेयर इसे कंप्रेस कर देता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, इसे कंप्रेस कर देता है। फिर क्या होता है अंदर, जब मॉलिक्यूल्स वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर लाकर आपने रख दिया, तो फिर से एक्सपेंड करना लग जाते हैं। एक्सपेंड करते हैं तो अंदर प्रेशर बढ़ने लग गया, प्रेशर बढ़ने लग गया तो वॉल्यूम बढ़ा लेता है, वापस से वॉल्यूम बढ़ाएगा तो ये उसी प्रेशर पे आ जाएगा, उतने ही प्रेशर पर रुकेगा जितना बाहर है। कम ज़्यादा हुआ तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, कम ज़्यादा होगा तो या तो कंप्रेस हो जाएगा या एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक सिनेरियो बनता है। बोलो बात समझ आई, हाँ या ना? अब यही चीज़ क्या होता है कि जब हम यहाँ पर देखते हैं, किसी वॉल्यूम ऑब्जेक्ट पर देखते हैं, ये हटा दूँ ये कहानी, चलो रहने दो, पड़े रहने दो, क्या ज़रूरत है। तो एक क्यूब था मेरे पास, एक क्यूब था, इस पे मैंने क्या किया, मुझे गुस्सा आया और मैंने हर तरफ से फोर्स लगाना शुरू कर दिया। ये सारे फोर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं ऐसे, ऐसे हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। ठीक, तो ये क्यूब क्या कर गया, श्रिंक कर गया, और श्रिंक करके ये कुछ छोटा हो गया। अब आप बोलोगे छाल ऐसे कैसे फोर्स लगाएंगे, वाटर लगाएगा ना, पानी में डालो, पानी में डेप्थ तक ले जाओ, जैसे जैसे आप डेप्थ लेते लेके जाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाता है, ये आपने सुना होगा। पानी में जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या करेगा, इसे कंप्रेस करेगा, बहुत कम। तो मान लो मैक्सिमम लेवल 300 उसका है, 300 फीट जो अभी तक रिकॉर्ड, 300 फीट भी है कि नहीं पता नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देखना, किसी एक डाइवर का है। 300 फीट भी मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मेरे हिसाब से उतना भी नहीं है बेटा। उसमें वो डाइवर्स जो प्रेशर नहीं ना, वो सूट में नहीं करता वो कवर, सूट तो कर ही नहीं सकता इसमें। इसमें मेन क्या है कि वो जो ऑक्सीजन वो लेके जाते हैं ना, उसकी कहानी है। और पानी के अंदर एक समस्या होती है जिसे बोलते हैं वाटर साइकोसिस, आई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, नाइट्रोजन वाला चक्कर रहता है उसमें, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है ना इसका, ये क्या होता है, नॉर्मल नाइट्रोजन हम लोग श्रिंक कर लेते हैं। आपको पता होगा जब भी हम सांस लेते हैं तो इसमें हमारे पास 70% नाइट्रोजन आता ही आता है। ठीक है, 70% आता है, कितना आता है, 78%। 78% नाइट्रोजन हम लोग ले रहे हैं अपनी सांस में, और वो एज इट इज़ बाहर निकल जाता है। बट वहाँ पर कंप्रेस हो जाता है वो नाइट्रोजन प्रेशर की वजह से, और अब वो नाइट्रोजन जो अंदर लेता है ना, वो हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है, हमारा ब्रेन काम करना ही बंद कर देता है। इन केस अगर वहाँ पर नाइट्रोजन गलती से भी किसी ने सांस में ले ली तो गया काम से, इसलिए वो अपने उसमें सिलेंडर में हीलियम भरवा के ले जाते हैं।
प्योर ऑक्सीजन तो खेल ही खत्म कर देता है। प्योर ऑक्सीजन तो हम ले ही नहीं सकते, प्योर ऑक्सीजन में तो गए काम से। आपको लगता होगा कि अब हम लोग प्योर ऑक्सीजन ले तो पता नहीं क्या होगा, मारे जाएंगे। ठीक है, प्योर ऑक्सीजन हम लोग नहीं ले सकते, प्रॉपर प्योर ऑक्सीजन। वो तो उस केस में दिया जाता है जब पेशेंट बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा, तो जितना सांस जा रहा है एटलीस्ट वो अपनी सांस का मतलब 21% हिस्सा ही ले पा रहा है, तो एटलीस्ट वो 21% प्योर ऑक्सीजन दे दो तो सांस ले पाए, इसलिए दिया जाता है उसे। प्योर ऑक्सीजन आप नहीं झेल पाओगे, जैसे प्योर वाटर नहीं झेल सकते हम, डिस्टिल्ड वाटर कोई पी ले निपट जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर नहीं पी सकते हम। ठीक है, और हम लोग यही करते हैं हमारे घरों में, रिवर्स ऑस्मोसिस और अच्छा लगाओ इसका, वो खत्म, वो कम कर दो, क्या नाम से, टीडीएस कम कर दो, डिजॉल्व सॉलिड कम कर दो, वो बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए, बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए। चलो खैर ये श्रिंक कर जाता है। तो अगर मैं इसमें देखो स्ट्रेस की बात करूँ बेटा, तो स्ट्रेस कितना होगा, तो आप नोटिस करो हर जगह से मैंने फोर्स लगाया। अच्छा देखो, अगर ये फोर्स और ये फोर्स बराबर नहीं हुआ, एक बार के लिए सोच के देखो, ये दोनों फोर्स बराबर नहीं हुआ तब तो इसका मोशन हो जाएगा, यानी बराबर फोर्स होगा तभी तो कंप्रेस कर पाएगा। अगर डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स होता तो मोशन करवा देगा इसका, मुझे मोशन नहीं करवाना, मुझे क्या करवाना है, कंप्रेस करवाना है। यानी दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, सेम ऊपर नीचे से फोर्स बराबर होगा, आमने सामने से फोर्स बराबर होगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया निकालेंगे इसमें भी। और आप नोटिस करो ये कब तक रेजिस्ट कर रहा होगा, अंदर जितना प्रेशर लग रहा होगा, बलून वाला केस, अंदर से जितना प्रेशर लग रहा होगा तभी तक रेजिस्ट करेगा। मतलब इस बात को डायरेक्ट आप यहां पर क्या बोल सकते हो इस केस में, प्रेशर, या डेल्टा पी, डेल्टा पी बोले तो चेंज इन प्रेशर की वजह से कंप्रेस होता है। बाहर का प्रेशर ज्यादा है अंदर का कम है तो कंप्रेस हो गया। ठीक है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर का कम है तो एक्सपेंड कर गया। अब समझ आई बात नहीं आई? कोई फुटबॉल में हवा भरवा के लाए, उसके फुटबॉल को जाके फ्रीजर में रख देना और फिर ला के दे देना उसे, अरे कैसी हवा भरवा के लाए, घटिया सी पिलपिली सी फुटबॉल दिख रही है। हाँ हाँ हाँ, करो, करना 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 करना। वैसे ऐसा श्रिंक श्रिंक सा दिखेगा तुम्हें, क्या हो गया है ये अजीब सा, गिल पिली सी बॉल जंप ही नहीं करेगी वो। ठीक है, करके देखना। क्या? लेकिन वो एक्सपेंड कर जाएगा, बाद में लफड़ा हो जाएगा ना वो, उसके बाद एक्सपेंड करना शुरू करेगा, तुम्हारा बैक फाड़ देगा वो। आपको पता है हम पे कितना प्रेशर लग रहा है हर टाइम, आप जानते हो एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रखे तब हम जिंदा हैं? अप्रॉक्सीमेटली 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, इतने प्रेशर पे हम लोग हैं यहाँ पर। इससे कम प्रेशर लग गया तो गए काम से, इतना प्रेशर लग रहा है हम पे हर पॉइंट पे। एक्चुअली में ये नहीं, पहले हमारे नोज से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, सबसे पहला पॉइंट, अगर थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस आता है। हाँ होता है नोज से ब्लीडिंग, वो इसीलिए होता है, प्रेशर कम होता है। तो इतने प्रेशर पे हो आप तब सर्वाइव कर पा रहे हो, नहीं तो अगर मान लो अगर मैं वैक्यूम में ले जाके आपको छोड़ दूँ, ऐसे खुला सूट खोल दूँ, ऐसे चीथड़े उड़ जाएंगे, एक्सप्लोड कर जाओगे। हाँ, तुरंत फट जाएगा वो, रुक ही नहीं सकता, पूरा एक्सप्लोड कर जाएगा वो। गैसियस स्टेट में आने लग जाएंगे ना उसके एटम, उसके सॉलिड के एटम्स गैसियस स्टेट में आने लग जाएंगे। मेरे को लगा सर्दी लग गई इसको। मेरे को लगा पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा तो यहीं पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी निकाल दूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस तो देख लिया अपन ने, स्ट्रेन इनिशियल वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, यही तो पड़ा है स्ट्रेन, यानी डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यही तो पड़ा स्ट्रेन की डेफिनेशन अपन ने।
अच्छा, ये जानते हो कि अगर बेस सेम हो, सेम बेस पे पैरेललोग्राम बनाया जाए, तो सारे पैरेललोग्राम का अगर हाइट भी सेम है तो सारे पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम होता है। थ्योरम थी तुम लोगों के क्लास 9th में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मतलब सेम हाइट पे दो पैरेललोग्राम बनाए जाएं, सेम हाइट डिफरेंस पे, तो उनका एरिया सेम रहता है, चाहे आप उसे कितना ही, मैं बना के बताता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। क्या दोनों लाइंस पैरेलल दिख रही हैं? नहीं है शायद, मान लो पैरेलल है। अरे यार, इसमें बन नहीं रहा ये चीज़ जो मैं बनाना चाहता हूँ। मतलब थ्योरम कुछ ऐसी थी, इसमें क्या ये एंगल्स वैंगल्स का चक्कर पड़ रहा है, जाने दो। थ्योरम ऐसी थी कि अगर दो सेम बेस पे पैरेललोग्राम बनाया जाए, एक ऐसे बना दूँ, ठीक है, इनकी बेस लेंथ अगर सेम हो, बेस लेंथ सेम और हाइट सेम हो, तो इनका एरिया हमेशा सेम होगा, चाहे आप किसी भी एंगल पे बनाने की कोशिश करो। मतलब कि अगर आप अगला कुछ ऐसा बना देते हो, जैसे इस ऐसा पैरेललोग्राम बना दिया अपन ने, ऐसा पैरेललोग्राम बना दिया आपने सेम हाइट पे सेम बेस, तो इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका होगा। ये थ्योरम थी आपकी, अब इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, तो मैं बस थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूँ। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा, 10th को तुम लोग का पेपर है ना अभी संडे को, मज़े होने वाले हैं। हाँ, सर्कुलर एंड वर्क एनर्जी पावर, वेटेज ज़्यादा। यार मैंने सर्कुलर दिया भी है क्या? हाँ दिया तो है, दोनों है। नहीं, सर्कुलर भी दिया है मैंने, और पेपर बना चुका पेपर में। मैं भी बनाता हूँ, मैं भी बनाता हूँ सॉफ्टवेयर से, तो अब पेपर बनाने लग गए, नहीं तो पहले के पेपर मेरे जो रखे हुए ना वो दे के देखना, मालूम पड़ जाएगा तुम लोग को पेपर क्या होता है। ये तो तुम लोगों के लिए मैं बहुत मज़े हो गए कि सॉफ्टवेयर से पेपर बन रहे हैं। अच्छा,
नहीं, क्वेश्चन जब मैं बनाता हूँ ना तो मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाता हूँ, उसमें मज़ा आ जाता है फिर। चलो, तो एक बार वापस चलते हैं, अगला टॉपिक लिखो, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस, SHEAR, शेयर स्ट्रेस। अब ये क्या है, मैंने बताने को एक बार बता दिया था जब टेंजेंशियल फोर्स लग रहा था, याद है? बुक को मैंने माचिस की डब्बी का मुड़ना दिखाया था, माचिस की डब्बी मुड़ रही थी ना, याद है? हाँ। तुम लोग के स्कूल में हो गया क्या चैप्टर किसी के? अभी नहीं हुआ? तुम्हारे स्कूल में तो रोटेशन पढ़ाने से फुर्सत नहीं है। क्या हो गया बेटा? उधर सुनने दो क्या कह रही है। क्या चीज़? ये तो और गजब की बात है। अपने कितने लेक्चर हो चुके हैं? शायद 11 हो चुके हैं और 4-5 और बचे हैं। 11 लेक्चर हो चुके हैं और अभी तो और बचे हैं। तो इतनी क्लास, और इनके क्लासेस कितनी देर की होती तुम लोग के स्कूल में? 40 मिनट की 3 क्लास में रोटेशन खत्म हो गया। मुझे ये सच में फील होता है कि यार इन लोगों ने समझ क्या रखा, सरकारी स्कूल है प्राइवेट स्कूल चल रही है, चल क्या रहा है? हाँ, जाना पड़ेगा, CBSE की आफत हो गई है। ये ज़्यादा भारी पड़ जाएगा स्कूल वालों को। चलो, इसमें लिखो डेफिनेशन, when an object is subjected to, when an object is subjected to a force parallel to one of its faces, one of its faces while the opposite face is held fixed by another force. The stress in this case is called shear stress. इसमें 3 पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट लिखो, ज़रूरी पॉइंट है। Here the force, here the force causing the deformation is applied, the force causing the deformation is applied tangential, is applied tangential
to one of the faces. सेकेंड पॉइंट लिखो, एरिया फॉर कैलकुलेशन is the area of the face on which force is applied. Third point, it produces change in the shape comma volume remains the same. इसको अंडरलाइन कर लेना, चाहे समझ लो, वॉल्यूम चेंज नहीं होता इसमें, क्या चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज होता है। क्लियर है? ठीक है, चेंज इन शेप होगा, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। अब लिखो शेयरिंग स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन मैं इसका 3 डायमेंशनल डायग्राम की जगह 2 डायमेंशनल डायग्राम बना रहा हूँ। क्या हो गया काव्या, सब ठीक है बेटा? कहीं से किसी तरह के कोई सॉक्स वगैरह, कोई मोजे, कुछ कोई विशिष्ट पदार्थ? तो बेटा देखो, इसमें ऊपर वाले किसी फेस में आपने क्या किया, फोर्स लगाया, यहाँ पर अप्लाई किया फोर्स। तो देखो पहले ये ब्लॉक कैसा था, एक रेक्टेंगुलर शेप या एक्चुअली में एक क्यूबिकल शेप था। ठीक है, जिस फेस को मैं नाम दे देता हूँ ए फॉर, एक्चुअली में क्यूब है, ये क्यूबॉइड बोल दो, क्यूब बोल दो, क्यूबॉइड है। ए फॉर एप्पल, बी से बड़ा एप्पल, सी से छोटा एप्पल, डी से डबल एप्पल, ये था। पर फोर्स लगाने से ये डिस्टॉर्ट हो गया थोड़ा सा। अब ये डिस्टॉर्शन ऐसा नहीं है कि यार ये 1 किलोमीटर का डिस्टॉर्शन हो गया, ये बहुत कम होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, बहुत कम होता है। जैसे किसी सॉलिड की बात करूं या किसी की बात करूं तो बहुत नेग्लेजिबल कम होता है, 1-2 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर मैं इस वाइट वाले फेस का नाम बोलूँ तो ABCD तो दे ही रखा है मैंने, इसको नाम देता हूँ E एंड F। अब आप नोटिस करो, इसमें 2 जगह फोर्स लगाए गए, अगर आप ध्यान दो तो। एक फोर्स तो लगा CD वाले फेस पे जो शिफ्ट कर गया, दूसरा फोर्स AB वाले पे भी लगा है, कल यहाँ तहाँ फोर्स लग रहा है बेटा, फोर्स जिसने इसको होल्ड कर रखा, वरना ये भी आगे नहीं चला जाता। तो एक फोर्स यहाँ भी लग रहा था जिसने इसको होल्ड कर रखा था। ठीक है, तो ये आगे की तरफ मूव कर गया। लेट अस सपोज ये जो डिफॉर्मेशन था डेल्टा x, और ये वाली जो लेंथ थी AD की, ये था L, तो मैं शेयर स्ट्रेन बोलता हूँ बेटा डेल्टा x बाय L। लेकिन ये फॉर्मूला कभी काम नहीं आता, काम पता क्या आता है, नोटिस करो, अगर ये बेंड हुआ है तो ये एंगल कुछ ना कुछ तो होगा। मैं इस एंगल को एक नाम दे देता हूँ फाई। ठीक है, तो ज़रा सोचो, अगर ये एंगल फाई तो परपेंडिकुलर ये बेस, तो tan फाई इज इक्वल टू डेल्टा x बाय
एल बोल सकता हूँ। और नोटिस करो मैंने क्या बोला, ये एंगल बहुत कम होता है, टेन फाइव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5। याद है मैथ्स का रूल, मैथ्स से पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, अभी नहीं पढ़ा? साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज इक्वल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 थीटा। चलो मानना पड़ेगा फिर तुम्हें, अभी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ये मैथ्स का एक रूल होता है, अगर एंगल बहुत छोटा होता है ना तो हम साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा बोल देते हैं, और टेन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा बोल देते हैं। ये जब बहुत कम एंगल होता है उसके लिए होता है, ठीक है। आप लोग अगर फिजिक्स लैब में गए होगे स्कूल में, सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट देखा होगा, नहीं देखा? तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त ना आप लोग ऐसे एक स्टॉप वॉच रखते हो और ऐसे सिंपल पेंडुलम को उठाते हो और छोड़ देते हो। सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, फिर आप उसके 30 ऑसिलेशन काउंट करते हो, 30 ऑसिलेशन, और फिर निकाल देते हो और आंसर गलत आ जाता है जी का। हाँ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला जाता है उसमें। उसमें एक फॉर्मूला लगाया जाता है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। इससे जी निकालते हो तुम लोग सॉल्व करके, जी किया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाली जाती है इसे सॉल्व करके। तो बच्चे यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, कहीं से भी उठा के सिंपल पेंडुलम छोड़ देते हैं। उसमें तुम नोटिस करना, 2 लाइन्स बनी होंगी साइड में, दीवार पे 2 लाइन खींची होगी पेंसिल से, नहीं खींच रखी? ये एंगल 1 या 2 डिग्री से ज़्यादा मत रखना। जो सिंपल पेंडुलम मूव कराया जाता है ना, उसमें बस इतना सा मूव होना चाहिए, वो सिर्फ इतना सा मूवमेंट होना चाहिए, 1 या 2 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेशन ली जाती है। साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, दैट इज़ वाई वो मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए एंगल, तब ये वैलिड होता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए बात मान लो और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो यहाँ पर टेन फाइव की जगह हम क्या बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं। तो 5 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एल। क्लियर हुआ? तो ये होता है आपका क्या, शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला भी वही, फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो आप, मैंने उसको स्टेटमेंट में लिखवाया आपको, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, एरिया कौन सा लोगे, और फर्स्ट स्टेटमेंट में बता रखा फोर्स कौन सा लोगे। अब इस चैप्टर के सारे टूल्स तैयार हो गए, जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी ना, वो सारे टूल्स प्रिपेयर्ड हो गए। अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब अलग अलग वैज्ञानिक आते गए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते गए, उनके नाम पढ़ो, रिजल्ट पढ़ो और आगे बढ़ो। अब जो तुम लोगों को पहले टॉपिक में रुला दूंगा मैं, दूसरे तीसरे तक तो तुम जाओगे ही नहीं। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था, शौर्य फिर से भूल जाएगा खिड़की पे कुछ लगाना है। तो कल तुम कहाँ चले गए थे? अभी इंतज़ार करते हैं, 2-3 महीने में तुम्हारा भाई कर ही देगा। अभी देखो, मैं चाहूँ तो मेरे को एक बार कमांड देनी पड़ेगी,
और तुम में से कोई ना कोई आके कर जाएगा ये काम। जिसने इस पर ब्लैक शीट लगा दिया उसको अगले टेस्ट की माफ़ी। अगला टेस्ट माफ उसका। हाँ हाँ, क्या? खैर नहीं, इस बार का पेपर आसानी है, कोई खास नहीं, बस चैप्टर वर्क एनर्जी पावर है। एनएलएम भी इजी दिया था मैंने। कॉपी पढ़ लेना पूरी, एक दिन में पढ़ सकते हो तो काम हो जाएगा। अच्छा हाँ चलो, एक अच्छी बात बता देता हूँ, पावर दिया ही नहीं मैंने। और मनस्वी टेस्ट देने ज़रूर आएगी। क्या टेस्ट नहीं देना आपको फिर से? रुको आप, एक तो इसके अकेले के चक्कर में पूरे 45 क्वेश्चन का पेपर बनाया मैंने। टेस्ट तो दिलवा के मानूंगा बेटा। क्यों उसको तो बी का बायो का अलग से दे सकता है साथ में बैठकर। चलो नेक्स्ट टॉपिक, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू हो रही है। अब सारे टूल्स आपने पढ़ लिए, टॉपिक का नाम लिखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है बालक? चलो, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ। कब से नहीं आ रही थी आवाज़? अभी जस्ट बंद हुई है, बहुत देर से नहीं आ रही थी। हाँ, तो बेटा हुक ने बहुत तगड़ी डिस्कवरी की थी, और इन्होंने डिस्कवरी करके एक बात बताई कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये हुक ने बताया था, हो गया ख़त्म। ठीक है, ये बात अगर याद हो तो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। अगर स्ट्रेस बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? स्ट्रेन बढ़ेगा। तो ये बात एक्चुअली में किसने बताई थी? हुक ने। तो इन्होंने यहाँ से एक फॉर्मूला भी बनाया, क्या? सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, यही होता है। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट आया E इंटू एप्सिलॉन, वेयर E इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पर इसमें इन्होंने कई और चीज़ें भी बताई गजब की। ये हमेशा ट्रू नहीं है, पहले समझ लो। रेस लगाओगे पेज फाड़ दूंगा। चलो ठीक है, देखता हूँ तो जब कौन कौन फंसता है। चलो आज तो पेज फाड़ के रहूँगा मैं। हाँ हाँ, कहाँ गई फिजिक्स कॉपी? चलो अभी थोड़ी देर में पेज फाड़ते हैं, रुक जाओ पहले इधर समझ लो। तो ये बेटा हमेशा ट्रू नहीं है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तक तो बात सही है। वैसे आगे चल के ये एक्सपेरिमेंट और बताऊंगा मैं आप लोगों को। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं इसे।
तो इन्होंने नोटिस किया बेटा, अगर मान लो मैं इधर रखता हूँ स्ट्रेस, सिग्मा ही लगा दो, समझ जाओगे स्ट्रेस, इस एक्सिस पे सिग्मा और इस एक्सिस पे स्ट्रेन। तो इन्होंने देखा कि यार यहाँ तक तो ये बात कुछ हद तक तो सही थी, मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा था, स्ट्रेन बढ़ रहा था, स्ट्रेस बढ़ा रहा था, स्ट्रेन बढ़ रहा था, पर उसके बाद ये बिगड़ गया। उसके बाद ये ऐसे काम ना करके थोड़ा सा ऐसा हो गया ये। अब मैं स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ रहा है, नोटिस करो। तो इसे कहा जाता है, ये जो पहला फेज है ना, इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, और यहीं तक ये वैलिड है, इसके आगे ये चीज़ वैलिड नहीं है। इसके आगे आप थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाओगे, स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी इसको और डिटेल में जब अपन पढ़ेंगे ना, तब इसमें पूरे सारी चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ यील्ड पॉइंट होता है, यील्ड स्ट्रेस होता है, कहाँ पर इसका फटीक पॉइंट होता है, कहाँ पर ये टूट जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा, वो आगे चल के आएंगी। फिलहाल ये बात समझ आ गई, एक लिमिट तक ये वैलिड होता है, उसके बाद ये नहीं होता है। उसके बाद आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ने लग गया, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ख़त्म हो गई। क्लियर, समझ आई बात? चल हाँ, एक सेकंड रुको, लिखो मत, मैं ज़रा पेज वेज फाड़ लूँ फिर बात करते हैं। रुक जब मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगा, मुझे जिसका पेज फाड़ना होगा फाड़ूंगा। बचे नहीं हो, अभी देख रहा हूँ मैं, चारों में नहीं, तुम्हारे जितना ही उन लोगों ने भी लिखा है। अच्छा अच्छा, ये तो पेज ही गए, ये तो गए 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 गए। ये तो बोलने के बाद भी छाप रही थी मतलब। इसके तो क्या ऑनलाइन के चक्कर में आदत पड़ गई ना, ऑनलाइन रोज चल रहा था रेस। अरे मुझे सब पता है, ये तो मुझे पता है, ऑनलाइन तो साथ के साथ रेस लगा लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। वैसे तो संयोग से इसने रेस ही नहीं लगाई, कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं, कॉपी खाली पड़ी, आज भी नहीं लेके आई होगी, देखो लाओ जरा दिखाना पीछे का काम। किसने फ़ोटो भेजी पहले तो ये बताओ ईमानदारी से। अच्छा, तो जो नहीं चाहिए था वो भेज दिया किसने? नहीं तो वैसे किसने भेजा, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ चलो लिख लो तुम लोग। एक बार मैं ज़रा इस बच्चे का काम चेक करूँ। रोटेशन तो पूरा गायब है बेटा, पूरा रोटेशन ही गायब है, मुझे तो पूरा ही गायब लग रहा है। तो टॉपलिंग है, टॉपलिंग से पहले कुछ है ही नहीं। टंकी देखी जा रही है बेटा, टंकी। एप्सिलॉन है बेटा ये, अच्छा वो वाला, वो कैपिटल ई है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला था ना अपन ने, ई से डिनोट करते हैं इसे। हाँ छोड़ दिया, सबके पेज माफ़ कर दिया, सबने लिख लिया, लिखो फटाफट। बेटा इसे ही बोलते हैं बैड लक। पर ये मेरी गारंटी फिजिक्स में भरवा के मानूंगा मैं। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहते हैं इसे। अगले पॉइंट पे चलें, तो नए वैज्ञानिक का नाम लिखो। इन्होंने काफ़ी यंग एज में डिस्कवरी कर ली थी। हाँ काफ़ी यंग एज में डिस्कवरी कर ली थी, एक्चुअली में की तो ओल्ड एज में थी इन्होंने। और जैसे कि भारत में भी कई लोग हैं खुद को युवा नेता कहते हैं, एज उनकी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फिर वो युवा नेता बोलेंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप बहुत सारे होते हैं, मैं जैसे आप लोग के दिमाग में कोई एक दो चल रहे होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं। वो खुद को युवा नेता बताएंगे, एज कितनी है, 55 साल। हाँ हाँ युवा नेता, तो वैसे ये भी युवा नेता हैं अपने समय के, इनका नाम है यंग्स मॉड्यूलस। इन्होंने खुद का नाम ही लिख दिया यंग।
हाँ, यंग्स मॉड्यूलस डिनोटेड बाय कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यंग्स मॉड्यूलस केमिस्ट्री में कहाँ पढ़ लिया तुमने? नहीं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ज़रूर है वो भी, लेकिन फिजिक्स में ही है। पॉइजन्स रेशो सुना है केमिस्ट्री में? गामा, जिसमें सीपी वाई ये सीपी निकाला है तुमने, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट किया है। अच्छा, इन सब की डेरिवेशंस पढ़ी है नहीं पढ़ी? हाँ, फिजिक्स में सब, फिजिक्स में सारी डेरिवेशंस आएंगी। हाँ, ये फिजिक्स वाले टीचर के माथे। हाँ हाँ, पता चलेगा, पता चलेगा बेटा, पता चलेगा। थर्मोडायनेमिक्स में मैं क्या अलग दूसरी भावनाओं में रहता हूँ, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, तो मैं अलग भावनाओं में जीता हूँ उसमें। हाँ, क्वेश्चंस भी अच्छे आएंगे, टॉपिक भी अच्छे आएंगे, और उसको पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगा। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स देख लो तुम, 4 चैप्टर हैं उसके। हाँ हाँ, सबसे पहले केटी ये पढ़ोगे, थर्मल एक्सपेंशन, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ोगे, फिर एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, फिर हीट ट्रांसफ़र पढ़ोगे। क्या ज़्यादा ज़्यादा खींचेंगे? 7 7 8 8। थर्मो तो खूब टाइम खाएगा, खूब। थर्मो ही अकेला है जिसका मुझे स्ट्रेस है कि तुम लोगों का टाइम जाएगा। हाँ, फिर लास्टली मुझे वही करना पड़ेगा, चलो एनसीईआरटी लेवल पे ख़त्म करो। तो देखो, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने देखा सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, इन्होंने भी यही देखा। लेकिन ये कौन से एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल में बात कर रहे हैं, लेंथ में जो भी वो होगा ना, एक्सपेंशन या मतलब चेंज लॉन्गिट्यूडनल, उसकी बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला प्रोपोर्शनलिटी को क्या लगा, इन्होंने y नाम दिया, और एप्सिलॉन, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। बट बी स्पेसिफिक। अब सिग्मा और एप्सिलॉन के फॉर्मूले लिखो। सिग्मा क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू नीचे क्या आएगा? एप्सिलॉन डेल्टा एल बाई एल, लिख सकते हैं। थोड़ा सा स्पेसिफिक करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखो, एक तो फॉर्मूला बन गया y इज इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा भी चुपचाप सुनते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। f इज इक्वल टू अगर मैं निकालूं बच्चों, तो ये निकल के आ रहा है, f इज इक्वल टू निकालू तो बाकी सब इधर, वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। अभी इस पे बात करेंगे, पहले यहाँ तक छापो। हाँ 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 हाँ, छापो, बोला छापो तो छापो, फिर तो मेरे पे इल्ज़ाम आ जाएगा, सर आपने तो बोला था छापो, ऐसे कैसे पेज फाड़ दोगे, बताएं आपको अभी हम। हाँ, अच्छा, कहीं पे ये फॉर्मूला दिमाग में क्लिक कर रहा है कि पहले कभी पढ़ा हुआ है? कहीं नहीं क्लिक कर रहा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर किसी के क्लिक कर गया तो मैं गारंटेड बोल सकता हूँ, अगर ये फॉर्मूला, ये सेकंड वाला किसी के क्लिक कर गया तो मैं गारंटी, हाँ हाँ, तो मैं गारंटेड बोल सकता हूँ वो जेई एडवांस में टॉप 100 में आएगा, अगर किसी को क्लिक कर रहा है तो पक्का है टॉप 100 में फिर वो। चलो, चल, तो नहीं किया किसी के क्लिक, सबने छाप लिया ये। तो अब किसी के क्लिक करने का कोई फ़ायदा नहीं, अब मैं ही बताऊंगा। अरे फिर से कोरिया निकल लिया क्या? जयेश, साउथ कोरिया।
अरे कोई पता नहीं, वो हो सकता है मैथ्स की क्लास ज्वाइन करके बैठा हो, मैथ्स की क्लास ले रहा हो। हाँ तो 12th वालों की मैथ्स की क्लास चल रही होगी ना। सर ने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है, वो सेम नाम रहता तो कई बार हो जाता है कि ध्यान नहीं रहता। वो मेरे पास कितनी बार फिजिक्स पढ़ चुका है 12th की। फिर मैं उसे याद दिलाता हूँ, बेटा मैथ्स की क्लास थी। छाप लिया, चलो। अच्छा, काम मांगा तो नहीं किया ना उसने कुछ भी। उसको बोलना भाई आए तो फोटो कॉपी करवा लेना, कॉपी की दे दूंगा, इतनी देर फोटो भेजना, फोटो कॉपी करवा लो। चलो देखो इधर, अब क्लिक करवाता हूँ आप लोगों को। अच्छा देखो, ये यंग्स मॉड्यूलस वाई कांस्टेंट है, वायर का एरिया कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, इन सबको एक ही कांस्टेंट बोल दूँ, एफ इज इक्वल टू के बोल देता हूँ कांस्टेंट, और चेंज इन लेंथ को शायद आपने एक्स बोला था, याद आया? तो क्यों स्प्रिंग में एक्स पे डिपेंड करती थी सारी कहानी? देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट मोशन हो रहा है ना, ये कंप्लीटली स्प्रिंग का मोशन है। आप लोगों का बस सोचने का नज़रिया गलत है, जो आप लोग सोचते हो कि वो एक्सपेंड हो रहा होगा बॉन्ड लेंथ और ये सब सारी कहानी, दिमाग में सोचो कि स्प्रिंग हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। सिर्फ दिमाग में रखना, ये सारी चीज़ क्या है? एक स्प्रिंग है, ये रॉड सीधा क्या है? एक स्प्रिंग है, जिस पे एक्सपेंशन या कंप्रेशन दोनों ही करोगे, क्या करेगा? वो अपोज करेगा। क्लिक हुआ एफ इजिकल टू के एक्स, और यहाँ पर के कांस्टेंट क्या था? के इज इक्वल टू वाई ए बाय एल, ठीक है। जो आप स्टिफनेस लिखते थे ना उसमें, वो कैसे कैलकुलेट करके निकालते थे? ऐसे। हाँ तो आप थोड़े से के लिए एक रैंक से छूट गए, ठीक है। तो वो के जो निकालते थे ना स्टिफनेस, वो ऐसे निकाला जाता है। और बेटा स्प्रिंग की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है ये रॉड भी। जैसे स्प्रिंग में सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन था, वैसे रॉड के सीरीज पैरेलल को भी डायरेक्ट लगा देना, वही मेथड्स, और धीरे धीरे करके हम लगाते जाएंगे, देखते चलना, ठीक है। अब मुझे भी सिखा दो कैसे लड़ते हैं, मुझे भी सिखा दो यार फाइट करना। जे के 74 आए इंग्लिश में। अरे तो जे के भी तो फिजिक्स के मार्क्स आ गए होंगे, अच्छा इसने तो पीटीएम में बताएगा। क्यों, तो इसको क्यों नहीं बताया अभी? चलो डन, ठीक है। अब आप लोग इस चैप्टर का एक क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज करोगे, कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.1। अब उसकी फोटो ग्रुप में आएगी, कैसे आएगी वो जिम्मेदारी लक्ष्य की है। कैसे आएगी पता है ना? कैसे आएगी? भेजोगे कैसे? वैसे तुम चाहो तो विराज भैया से पूरा पीडीएफ ही ले सकते हो।
अच्छा अंग्रेजी खरीद ली, अरे वेरी गुड बेटा। टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई एक लाइन है, जो व्यक्ति व्यस्त है वो व्यस्त नहीं, हकीकत में अस्त व्यस्त है। जो व्यक्ति व्यस्त है वो हकीकत में व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है। मतलब उसका टाइम टेबल इज कंप्लीटली डिस्टर्ब।